This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। युवक को छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा, बदमाशों ने पैर में मारी गोली, आरोपी की तलाश में पुलिस कर रही है छापेमारी। नहाने के दौरान नदी में डूबी दो सहेली, एक की मौत, दूसरे की स्थिति नाजुक, परिवार में मचा कोहराम। और सावन की दूसरी सोमवारी पर कांवड़ में जल और मन में अटूट विश्वास के कांवड़िया पहुंचे गरीबनाथ धाम। हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा इलाका। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के समस्तपुर गांव में सोमवार को पुराने रंजिश में बदमाशों ने दिनेश पांडे के पुत्र विशाल कुमार को पैर में गोली मार दी। परिजनों ने विशाल को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। विशाल के पैर में गोली फंसी हुई है, हालांकि वह खतरे से बाहर है। गोली युवक के बाएं पैर में लगी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। घायल विशाल ने बताया कि वो दरवाजे पर बैठा था। उसी दौरान अभय अपने 1 दर्जन गुर्गों के साथ हाथ धमके गाली गलौज करते हुए विशाल के बाएं पैर में गोली मार दी। लहूलुहान हालत में उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस की माने तो यह पूरा विवाद लड़की छेड़खानी को लेकर हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। क्या हुआ? दूरा पे बैठे थे, आया 20 आदमी, मारा, कपार फट गया। उसके बाद जाने के टाइम गोली मार के भाग गया। अच्छा, कौन लोग का पहचान है? पहचाने 4-5 आदमी को पहचान रहे हैं, बाकी लोग को नहीं पहचान। 16-17 आदमी था। अच्छा, कोई चीज़ का विवाद वगैरह पहले से? पहले 1 महीना पहले ऐसे ही नॉर्मल मारपीट हुआ था दोनों आदमी का। वो भी मारा, हम भी मारे। किससे मारपीट हुआ था? वो जो गोली मारा है उसी से। क्या नाम है उसका? अभय। अभय नाम है? अभय यादव। अभय यादव कहाँ का रहने वाला अभय? थाना पारू, गाँव सरमस्तपुर। अच्छा, क्रिमिनल है क्या? क्रिमिनल है, दारू वारू बेचता है, उसका काम यही है। उसके ऊपर ऑलरेडी केस है, 10-12 केस है। आपसे विवाद का क्या कारण है? विवाद वही हम लोग का, दोनों आदमी का ऐसे ही झगड़ा हुआ था। हम गाड़ी लेकर जा रहे थे, वो कमेंटबाजी किया, दोनों आदमी में मारपीट हुआ। वो भी मारा, हम भी मारे। बाद में वो 1 महीना हो गया, वो बात खत्म हो गया, क्योंकि वो भी मारा था, हम भी मारे थे। फिर वो आज आया एकाएक 20 आदमी को लेकर दूरा पर। इसमें से अब तो उतना आदमी को हम पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन 4-5 आदमी को पहचाने हैं, और बाकी और था जिसको हम नहीं पहचान रहे हैं। क्या गोली चलाया है आपको? 1 राउंड चलाया है। कहाँ गोली लगा? पैर में लगा हुआ है। सबके पास पिस्टल था? नहीं, एक ही चलाया है और एक ही के पास था। अच्छा, भाग गया ना? हाँ। अच्छा, और भी कोई था आपके साथ में? नहीं, और वहाँ पर दरवाजे पर आप अकेले थे? औरत लोग था वहाँ पे, हम ऐसे अकेले थे। कौन गाँव का घटना है? सरमस्तपुर। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के जजुआर थाना क्षेत्र के चंगेल में मवेशी को नहाने के दौरान 2 चचेरी बहन नदी में डूब गई। चीख पुकार की आवाज पर स्थानीय लोगों ने नदी में छलांग लगाकर डूब रही 2 बहनों को बाहर निकाला, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं दूसरी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना पर जजुआर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतका की पहचान रंजीत राय का 12 वर्षीय पुत्री सविता कुमारी के रूप में हुई है। वहीं मधु कुमारी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सविता अपने सहेलियों के साथ पहल की नदी में मवेशी को नहलाने के लिए चली गई। उस दौरान सभी सहेली नदी में नहाने लगी, जिसके बाद गहरे पानी में चली गई। बचाव में गई मधु भी गहरे पानी में डूबने लगी। हालांकि मौके पर मौजूद बच्चों ने आवाज देकर भीड़ इकट्ठा कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग नदी में कूद पड़े, जिसमें एक बच्ची की जान बचा ली गई, लेकिन दूसरी बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई।
बबीता 3 बहन और उसके पास एक भाई था। 3 बहन और भाई में सबसे बड़ी थी। उसके पिता बीते दिन पूर्व धान रोपाई को लेकर प्रदेश में रहकर मजदूरी का काम करते हैं। 9 बजे निकली है। अच्छा, क्या कह के निकली थी? मम्मी हम जाते हैं वन में जाते हैं। अच्छा, सफेद होते। कितना बजे जानकारी मिली कि घटना हो गया? हमको 10 बजे क्या पता चला? से दूसरा हम सुना है कि से दूसरा आदमी डूब गया, तब फिर बाद में सुना है कि से तुमको बेटी डूब गया। गए तो क्या देखे वहाँ पे? वहाँ पर देखा है कि से पानी में डूबल है, माथा तक के सब आदमी खींचे है। अच्छा, डूबल है। कितना लोग से नहा रही थी? 5-6 गो लड़की थी। अच्छा, कितना लोग डूबने लगे? एगो और लड़की ओका साथ डूबने लगी है, तो उसका पकड़े की है तो वो डूबने लगी तो भाग आए। कहीं किसी की हालत भी खराब है डूबने से, और भी बच्चा का? हाँ, एगो लड़की की हालत भी खराब है। खराब है? हाँ। क्या नाम था आपकी लड़की का? हमको लड़की की सविता नाम है। कितनी उम्र थी? 12 साल पूरने वाला है। कौन क्लास में पढ़ती थी? 6ठा में। 6ठा क्लास में हाँ। पढ़ती थी। और कितना वो भाई बहन थी? 3 गो लड़की थी, एगो भाई थे। वो भाई थे। हाँ। पापा क्या करते थे? पापा उसको अथी करते, लेबर उबर के काम करते हैं। काम मिलता है तो करते हैं, नहीं काम मिलता तो नहीं करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं। क्या नाम था पापा का? रंजीत राय। रंजीत राय। घर? ये घर है जंगेल। आपका नाम? सुनीला देवी। क्या बहन थी वो? बउआ 3 बहन, एक भाई। एक भाई। बड़की लड़की थी। बड़की लड़की थी। हाँ। भाई का नाम क्या था? आलोक कुमार। कितना उम्र था? बहू लड़का के थे 8 साल के पूर गया तो 9वां चले। अच्छा, दूसरा? दूसरा भाई उस नहीं है, लड़की है। एगो लड़की है तो 6 साल पूर के 7वां चलते हैं। मुजफ्फरपुर में ट्रेन के चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान हुई। काटी थाना क्षेत्र में सुधा डेयरी के समीप ओवरब्रिज के नीचे रेलवे लाइन क्रॉस करने के दौरान एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिस कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी काटी थाना की पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। शव के पास कोई कागजात नहीं होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई, जिसके बाद उसकी फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिस कारण उसकी पहचान कपलपुरा निवासी पप्पू शाह का 20 वर्षीय पुत्र अमित उर्फ गोलू के रूप में हुई। ग्रामीणों के द्वारा अमित के परिजनों को मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही परिजन आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे। शव देखते ही परिजनों में चित्कार मच गया। अमित का साइकिल करीब 10 मीटर दूरी पर मिला। मौके पर उसका टिफिन भी बरामद किया गया। पुलिस जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वो फोटो मैसेज किया है, फोटो फेसबुक पर तो हम लोग चिन्हे हैं, व्हाट्सएप पे। कहाँ जा रहा था ये कहाँ जा रहा था? काम करने गया था, नहीं काम मिला तो वापस जा रहा था घर। हाँ, कौन फैक्ट्री है? डालवुड फैक्ट्री में काम कर रहा था, काम नहीं हुआ तो वापस घर जा रहा था। तो ट्रेन के चपेट में आ गया? ट्रेन के चपेट में आने से इनका मौत हुई। पहचान वगैरह कुछ हुआ है? पहचान, हाँ, गांव का है मेरा, तो पहचान हुआ है ना। क्या नाम है इसका, मृतक का? इसका नाम गोलू है। क्या उम्र रहा होगा? हाँ, उम्र वही 16-17 साल होगा, करीब 16-17 साल। पुलिस आई है, कार्रवाई कर रही है? जी आई है पुलिस। क्या जानकारी मिली है? मिली है कि बेटा मर गया। अभी हम आम बेच के आ रहे थे, घरे रुकबो नहीं किए 5 मिनट। क्या करता था आपका बेटा? आज कहाँ निकला था? डिप्टी में। कैसी में ड्यूटी करता है? कुरकुरे फैक्ट्री में। कहाँ? चांदनी चौक। क्या नाम है? अमित कुमार। साइकिल से जा रहा था जी। कैसे एक्सीडेंट हो गया यहाँ? अब सर हम कैसे देखे नहीं। लोग बता रहे कि ट्रेन के चपेट में आ गया था। जी। वहाँ पर एगो लाश है जी, बस है तो देखे कि लाश है। मैंने कि कैसे इसकी मौत हुई, कुछ जानकारी ही मिली? नहीं बता। तो आए तो अब क्या किए इसको? हाँ, तो कार्रवाई हो रहा है सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और परिजन के कहने के अनुसार न अब होगा। जी। हम पूछते हैं, वो कहेगा तो जाएगा, नहीं जाएगा लिखवा के लेंगे उसे।
क्या उम्र रहा होगा सर इसका मृतक का? क्या उम्र रहा होगा? लगभग 30 बरस का। सावन की दूसरी सोमवार पर रात्रि 12 बजे बोल बम के उद्घोष से गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक शुरू हुआ। शहर में पहले पहुंचने वाले कांवड़ियों ने रामदयालु टेंट सिटी सहित द्वारका नाथ हाई स्कूल सहित अन्य धर्मशालों में आश्रय लिया। रात्रि 11 बजने के साथ ही कांवड़िया शिविर से निकलकर बाबा गरीबनाथ को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िया मार्ग में पहुंचे। सेवा दल के सदस्यों ने कांवड़ियों को पंक्तिबद्ध कराकर जलाभिषेक कराया। मंदिर के समीप विभिन्न सेवा दलों के सदस्य कांवड़ियों को जलाभिषेक करने के साथ आगे बढ़ा रहे थे। रात जैसे जैसे गुजरती रही, कांवड़ियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। गरीबनाथ मंदिर के बाहर लगे एलईडी स्क्रीन पर गर्भगृह में बाबा पर गिरते हुए जल की लाइव तस्वीर प्रसारित की जा रही थी। मंदिर के समीप बने पुलिस पिकेट से लगातार कांवड़ियों को जल्दबाजी नहीं करे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जलाभिषेक का निर्देश दिया जा रहा था। वहीं सुबह 4 बजे बाबा गरीबनाथ मंदिर में स्थानीय भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा संख्या में बढ़ गई। कांवड़ियों के अलावा स्थानीय भक्तों के पहुंचने से गरीबनाथ मंदिर के पास काफी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लग गया। पहले अर्धा में जल डालने की होड़ के कारण करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। कई बार स्थिति अनियंत्रित होते होते बची। पुलिस बल और सेवा दल के सदस्यों ने भीड़ संभाला और स्थानीय भक्तों को अनाधिकृत तरीके से पंक्ति में लगने पर रोक लगाई। कल सुबह 4 बजे से शुरू हो गया है और अभी तक लगातार चल रहा है। बीच में 1 घंटा के लिए मंदिर बंद था, उसका लगातार चल रहा है। कितने लोगों ने अभी तक लगभग 1 लाख के ऊपर लोग चल चुका है। जो 22 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। हर साल नया रिकॉर्ड बनता है बाबा का, हर साल नया रिकॉर्ड संध्या 7 बजे। स्थानीय भक्त कब जब मंदिर तब आ जाते हैं, उनका कौन है। मुजफ्फरपुर में सोमवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी AIDSO के बैनर तले खुदीराम बोस स्मारक स्थल कंपनी बाग से तिरहुत प्रमंडल आयुक्त कार्यालय तक विशाल जुलूस निकाला गया। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने इंकलाब जिंदाबाद, बेतहासा फीस वृद्धि वापस लो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति रद्द करो जैसे नारे लगाए। जुलूस का नेतृत्व AIDSO के राज्य कार्यकारिणी सदस्य रूपा कुमारी, तरन्नुम खातून, दीपमाला कुमारी, अभिषेक कुमार और अली अख्तर ने किया। आयुक्त कार्यालय के समक्ष सभा में AIDSO बिहार अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय में शिक्षकों, संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं की कमी से पढ़ाई ठप है। शैक्षणिक अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और फीस वृद्धि ने गरीब छात्रों को पढ़ाई छोड़ने को मजबूर कर दिया है। इस दौरान 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा। आयुक्त ने स्कूल कॉलेज का निरीक्षण, संवाद कार्यक्रम और मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। सभा में कोमल, गौरव, शांतनु, करीना, प्रियांशु सहित कई छात्र मौजूद थे। AIDSO जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा, सर्वसुलभ शिक्षा तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल कंपनी बाग से जुलूस निकालकर तिरहुत प्रमंडल आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारा प्रदर्शन का मुख्य मांग ये है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर में लगातार बेतहासा फीस वृद्धि हो रहे हैं। 5 से 6 गुना तक फीस वृद्धि हुआ है। स्कूल, कॉलेज के अंदर में मूलभूत आवश्यकताओं की घोर अभाव है। प्रयोगशाला, पुस्तकालय में संसाधन का अभाव है। स्कूलों में
जो सामग्री चाहिए उसका अभी अभाव है। आप देखेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर में 75% पद शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का खाली है। सेशन लेट चल रहा है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैला हुआ है। छात्रों का आर्थिक एवं मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। हम इन तमाम सवालों को लेकर जो शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकरण करने वाली जो नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके खिलाफ आज कमिश्नर के समक्ष, मुजफ्फरपुर प्रमंडल आयुक्त के समक्ष हम लोग इस मांग को लेकर आए हैं। ये मांग को अगर नहीं सुना जाता है, इस मांग पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम छात्र छात्राएं हम हर स्तर पर संगठित होकर और आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का निर्माण करेंगे। जिला उद्योग केंद्र यानी DIC मुजफ्फरपुर द्वारा बिहार आइडिया फेस्टिवल 2025 का आयोजन 29 जुलाई को स्टार्टअप सेल के माध्यम से होगा। बिहार सरकार, यूरोस्टोरी, IIT पटना और CIMP के सहयोग से आयोजित यह फेस्टिवल बिहार के 38 जिलों में 2 माह तक चलेगा। इसका उद्देश्य युवाओं और नवप्रवर्तकों के 500 नवीन विचारों को प्रोत्साहित कर उन्हें व्यवसाय में बदलना है। मुजफ्फरपुर में DM की अध्यक्षता में होने वाले इस आयोजन में चयनित विचारों को तिरहुत प्रमंडल स्तर पर 8 अगस्त को MIT मुजफ्फरपुर और फिर पटना के ज्ञान भवन में प्रस्तुत किया जाएगा। चयनित उद्यमियों को बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त राशि, मेंटरशिप और मार्केट लिंकेज जैसे समर्थन मिलेंगे। DIC की महाप्रबंधक अभिलाषा भारती ने युवाओं से 10 अगस्त तक स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड स्कैन कर या फिर www.startupbihar.in पर और अपने विचार साझा करने की अपील की। यह फेस्टिवल बिहार को नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। क्या कुछ नया आयोजन हो रहा है? हाँ, हमारे यहाँ पे उद्योग विभाग के द्वारा, जिसका कि जो पार्टनर है और भी 3 हैं, जैसे योर स्टोरी हो गया और फिर IIT पटना हो गया और CIMP जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है पटना में, वो है। तो ये 4 लोग मिलके एक इवेंट का यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है बिहार में। सारे 38 डिस्ट्रिक्ट में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये 2 महीना चलेगा। उसका नाम है बिहार आइडिया फेस्टिवल। एक्चुअली जो बिहार आइडिया फेस्टिवल है, एक एंटरप्रेन्योर को बनाने के लिए है, जिसमें कि आपके किसी भी इंडिविजुअल के पास कोई आइडिया हो सकता है जिसको कि बिजनेस में वो कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उनके पास ना तो जो होता है पूंजी होता है कि जो उससे अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर पाए। तो इस फेस्टिवल के दौरान ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनको कहीं ना कहीं एक कैपिटल सपोर्ट मिलेगा इस पूरे इवेंट के दौरान। जो मुजफ्फरपुर में है, जैसे मुजफ्फरपुर से जितना भी आइडिया आएगा तो उसका एक कहे शॉर्ट लिस्टिंग जो है, हम लोग 29 को यहाँ पे DM सर के चेयरमैनशिप में इवेंट रखा जाएगा। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली LS कॉलेज में उसका करेंगे और उसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे उसको फिर प्रमंडल स्तर पे भेजा जाएगा। वो भी क्योंकि तिरहुत प्रमंडल में ही मुजफ्फरपुर प्रमंडलीय जिला है, तो यहीं पे इसका किया जाएगा। उसका हम लोगों ने वेन्यू MIT में रखा है, तो वो शायद 8 अगस्त को होना है। वो उस दिन जो शॉर्ट लिस्ट होगा वो फिर पटना लेवल पे जाएगा, जहाँ पे कि मंत्री जी भी रहेंगे, ACS सर भी रहेंगे। ज्ञान भवन पटना में किया जाएगा और वो लोग जो सेलेक्ट हो जाएंगे, फाइनली जो सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा कि वो जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 है, उससे में ये लोग जाके अपने आइडिया को डायरेक्ट पिच कर सकते हैं। और जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के थ्रू जो कैपिटल सपोर्ट और बहुत सारे सपोर्ट दिया जाता है, जैसे मैं कुछ फॉर एग्जांपल बताना चाहूंगी कि जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 है, उसके तहत आपको 10 लाख का लोन मिलता है, जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है। और जैसे हमारे बिहार में उद्योग विभाग के द्वारा कोवर्किंग स्पेस बनाया हुआ है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि बेंगलोर में कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, गुड़गांव में कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, तो उस तरह का ऑफिस बनाया गया है जिसको कि कोवर्किंग स्पेस कहते हैं। तो जो इस आइडिया फेस्टिवल में सेलेक्ट होंगे फाइनली, उनको इसमें जाके अगर वो चाहते हैं कि हम अपना वहाँ पे बैठ के अपना काम स्टार्ट करें, तो कोवर्किंग स्पेस को भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जैसे स्टार्टअप पॉलिसी के थ्रू एक्सिलरेशन रहता है कि आप अगर 10 लाख में आपका आइडिया जो है बिजनेस में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, तो आप लोग को 3 लाख का और भी एडिशनल सपोर्ट दिया जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि हम एज ए इंडिविजुअल जब कोई आइडिया आता है, तो जब उसको हम बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारा हिंड्रेंस
बिजनेस होता है, क्योंकि बिजनेस में केवल आइडिया को कन्वर्ट करने से नहीं होगा। उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि उसको कैसे करना है, बहुत सारी चीजों की जरूरत होता है, एक्सपर्ट्स की जरूरत होता है। तो इसमें 2 इंस्टीट्यूट है, जैसे कि CIMP और IIT पटना है, तो आपको वो सपोर्ट करेंगे टेक्निकली कि कैसे अपने आइडिया को बनाइए बिजनेस में। आपको मतलब कि पूरा सपोर्ट मिलेगा, एक्सपर्ट का सपोर्ट मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट होता है किसी भी इंडिविजुअल को बिजनेसमैन बनने के लिए और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। मार्क जुकरबर्ग के पास भी एक छोटी सी आइडिया थी, उसको उन्होंने फेसबुक बनाया और इतना बड़ा आइडिया में वो कन्वर्ट हुआ। तो किसी का भी आइडिया बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। और जिस QR कोड से आप स्कैन करके इसका फॉर्म भर सकते हैं, मैं उसको पिन करवा देती हूँ इस में, कि आप उस QR कोड को देख के अपने घर से, अपने मोबाइल से अपने आइडिया को भरिए। मैक्सिमम लोग भरिए, 29 से पहले भरिए। और मैं आशा करती हूँ कि मुजफ्फरपुर से बहुत सारे आइडिया आएंगे और बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी होंगे। इस्लाम धर्म में एक दूसरे का आदर, सम्मान, प्रेम, मोहब्बत, एकता, सौहार्द, सद्भाव, भाईचारा का संदेश देता है। जब तक हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान, प्रेम, सद्भाव से पेश नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम सच्चे और अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। ये बातें शिया डिग्री कॉलेज लखनऊ के उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष मौलाना डॉक्टर अब्बास रजा नैयर जलालपुरी ने मुजफ्फरपुर के मोहल्ला कमरा के इमामबाड़ा के अंजुमने जाफरिया की ओर से इमाम जैनुल आबिदीन के शहादत दिवस पर बीमारे करबला का मातम व जुलूस की मंजलिस को खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया और आज के वक्त में उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करना बहुत जरूरी है। तभी इंसानियत बाकी रहेगी और जब इंसानियत रहेगी तभी धर्म रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें इस्लाम और उसके पैगाम को समझाना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने और इसके खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। लोग इसे ही असल इस्लाम समझ रहे हैं, जबकि इस्लाम के माने ही सलामती के हैं। और इस्लाम में जो सलाम का तरीका है, उसका मतलब भी है कि हम एक दूसरे की सलामती की दुआ करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। तमाम भारतवासियों को मेरी तरफ से आदाब, सलाम, नमस्ते। आज की ये जो मजलिस है वो इस बात का सबक देती है कि इमाम हुसैन की शहादत किसी एक मज़हब के लिए नहीं, किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं, किसी एक मसलक के लिए नहीं, बल्कि पूरे आलम इंसानियत को बचाने के लिए है। इसलिए कि इमाम हुसैन ने नहीं कहा था कि मैं हिंदुओं से लड़ने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन ने नहीं कहा था कि मेरी जंग यहूदियों से है। इमाम हुसैन ने नहीं कहा था मेरे मुकाबले पे क्रिश्चियन हैं, बल्कि कहा था खरजतु लिउम्मत लिइस्लाह उम्मत जद्दना, मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। इसका मतलब इंसानियत को बचाना था। लेकिन इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाया और इमाम हुसैन की शहादत को एक भतीजे और एक फुफी यानी जनाब ज़ैनब और मौला सज्जाद ने बचाया। और वो करबला से कूफा, कूफे से शाम 47 मंजिलें एक एक मोड़ से गुजरते हुए, एक एक गली से गुजरते हुए पैदल मार्च की शक्ल में उन्होंने इस्लाम को बचाया। ये इतना बड़ा सबक था जिसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब देखा तो ये बताया कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के चंगुल से भारत को आज़ाद कराने के लिए हमें मार्च करना होगा। और डांडी मार्च में उन्होंने अपने 72 लोगों को साथ लिया और 72 साथियों के साथ नमक सत्याग्रह छेड़ा और ये कहा अगर करबला जैसे 72 हमें मिल जाएं तो हम अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करा देंगे। इसका मतलब पैदल मार्च कर चलना और जेल भरना ये वो काम है जिससे मुल्कों को आज़ाद किया जा सकता है। इमाम हुसैन के बाद ज़ैनब और सज्जाद ने अपने पैदल मार्च के ज़रिए से भारत को भी ये सबक दिया था कि ग़ुलामी से अगर आज़ादी चाहिए तो तुम्हें गांधी जी के साथ पैदल मार्च करना होगा। और आज के मौके से आज से सिलसिला शुरू हो गया है। करबला में नजफ़ से लेके इमाम हुसैन के रोज़े तक ये जो 85 किलोमीटर का मशी करते हैं, मार्च करते हैं, वो वही सज्जाद की सीरत है, वही जनाब ज़ैनब की सीरत है। और वही लेके हम यहाँ हिंदुस्तान में भी पूरी दुनिया में बाज़ारों में निकलते हैं। चूँकि हम बाज़ारों में निकल के ये गम मनाते हैं कि बाज़ारों में उस ज़ैनब को लाया गया जो वारिस चादर ततहीर है। जिस इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है, जिसका इस दुनिया से गुज़र जाना, जो आज से 1400 साल पहले जिनकी शहादत हुई, उन्होंने हम सब को, सारी इंसानियत को
पूरी आलम इंसानियत को, पूरी ह्यूमैनिटी को उन्होंने ये पैगाम दिया कि जुल्म ना कभी सहा जाना है और ना कभी जुल्म के आगे सर को खम करना है, बल्कि कभी भी अगर कोई भी जालिम, चाहे वो किसी भी एतबार से हो, किसी भी फ़िरक़े का हो, पहले तो ये है कि जालिम का कोई मज़हब नहीं होता, कोई कास्ट नहीं होता, लेकिन अगर कोई भी जालिम कहीं भी उठता है तो कभी भी उसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ और हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए, इसलिए कि जुल्म सहना भी एक जुल्म है। इसलिए कहीं भी अगर जुल्म हो तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के आज का जो हमारी इमाम अलैहिस्सलाम की जिनकी शहादत है, उन्होंने भी यही पैगाम दिया कि हम हमेशा ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ हैं और मज़लूमीन के साथ हैं, चाहे वो पूरी दुनिया के कहीं के भी मज़लूम हो, हमेशा उनके साथ हैं। और करबला का भी ये इनकलाब, ये पीसफुल इनकलाब यही बताता है। ये शिया कौम भी ये पीसफुल मार्च और पीसफुल मुजाहरा करके, ये मातम करके, जुलूस करके ये बताते हैं कि देखो हम कभी भी किसी भी जालिम के साथ न थे, न हैं, न रहेंगे, हमेशा मज़लूम के हामी थे, मज़लूम के हामी हैं और मज़लूम के हामी रहेंगे। महाकाल सेवा दल के द्वारा दूसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित एक निजी पैलेस में निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दल के मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह, मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण निषाद चौधरी, महापौर निर्मला साहू, उप समाहर्ता जूली पांडे, जिला कला संस्कृति पदाधिकारी सुष्मिता झा, डॉक्टर नवीन कुमार, दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। तत्पश्चात भगवान भोले शंकर की आरती की गई। शिविर में सात्विक भोजन, ठंडा पानी, गर्म पानी, सत्तू, चाय, बिस्किट, लस्सी, निःशुल्क चिकित्सा, विश्राम करने की व्यवस्था किया गया था। योगदान दिया, अपनी पूरी भूमिका निभाई, शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को सफल और यादगार बनाया। इसके लिए मैं तमाम सदस्य आज महाकाल सेवा दल के द्वारा दूसरी सोमवारी से एक दिन पूर्व रविवार को आमगोला स्थित एक निजी विवाह भवन में भव्य कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसाद रूपी भोजन, गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय, सत्तू, फल, बहुत से मेडिकल के टीम की यहाँ सुविधा है। ये सुविधा से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कांवरिया को कितना बेहतर, अच्छे से अच्छे हम लोग उनको सेवा दे सकते हैं। इस पर हम महाकाल सेवा दल के 2200 स्वयंसेवक आज सुबह 6 बजे से कल के सुबह 6 बजे तक लगे हैं। शिविर तो गत वर्षों से लग रही है। इस वर्ष महाकाल सेवा दल विशेष तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि बाबा गरीबनाथ धाम में अत्यधिक कांवरियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये शिविर का आयोजन होता है, जिससे प्रशासन को हम लोग पूरा सहयोग देते हैं। निःशुल्क जल, स्वास्थ्य सेवा, भोजन की व्यवस्था और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज दैनिक जागरण के माध्यम से हमारे महाकाल सेवा दल के शिविर में अनुपमा यादव और गोलू राजा आ रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी विशेष हम तमाम शिव भक्तों को समर्पित करते हैं। महाकाल सेवा दल में पूरे शहर वासियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अपना सहयोग सेवा देने के लिए आएं। आप सादर आमंत्रित हैं। बाबा गरीबनाथ आप सबों की मुराद पूरी करे, मनोकामना पूर्ण करे। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also.